हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है आपको, मतलब अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ओके, इफ मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, अगर उनका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तब उस दोनों कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे कि एक और एक का आइसोमर है। ओके, दे आर आइसोमर टू ईच अदर। ओके, दोस कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। ओके, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमर होना ही, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को या फिर इसको जो फेनोमेना है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे कि इथानॉल और यहाँ पे देखिए ये क्या है, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, ओके, या फिर मिथॉक्सी मीथेन आप इसको बोल सकते हैं, और ये इथानॉल है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, इसमें 2 कार्बन है, 6 आपका हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी आपका 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। ओके, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स मींस जैसे कि यहाँ पे इथानॉल पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। एक कार्बन आपने लिया, इस कार्बन के साथ और एक कार्बन इससे कनेक्टेड है, और इसके साथ एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, और इसके साथ बाकी 2 हाइड्रोजन होगा, और इसमें बाकी 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, ये हो गया इथानॉल। तो यहाँ पे 2 कार्बन्स एकदम डायरेक्ट बॉन्डेड है, फिर ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें क्या है आपका इथान में, देखिए इथान में क्या हो रहा है, इथान में आपका एक कार्बन जो है पहले एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, फिर ये ऑक्सीजन और एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ भी आपका 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट होने से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। मतलब आइसोमेरिज्म का फिर से क्लासिफिकेशन होगा, 2 तरह के होते हैं इसमें। तो आपका जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन होता है 2 तरह के होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, इथानॉल और ये जो आपका डाइमिथाइल ईथर है या फिर मिथॉक्सीमीथेन बोल सकते हो, ये दोनों एग्जाम्पल तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिर से फार्दर 6 उसका सब डिवीजन होता है, उसमें से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे जो पहला यहाँ पे स्लाइड मैंने दिया है, इस स्लाइड में आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म कोई भी 2 कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, या फिर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है, जिसके वजह से इन दोनों का जो आपका प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा। अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेट अस सी। जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है, ये हो गया आपका इथानॉल। ठीक है, ये इथानॉल, और इस साइड में मैंने लिखा आपका मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, इसका आईपीसी नाम है मिथॉक्सीमीथेन, और यहाँ पे इथानॉल। तो इथानॉल जो होता है वो, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक अल्कोहल है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक अल्कोहल है। अल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, OH। ठीक है, ये एक बॉन्ड निकला हुआ है, ये बॉन्ड के साथ कोई R ग्रुप लगा होगा इसमें। ठीक है, R ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें लगा होगा, जैसे कि CH3OH। ठीक है, तो ये हो गया मिथानॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथानॉल। ठीक है, तो इथानॉल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, फिर आपको 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे जो इथर है, इथर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, हाँ इथर का जो फंक्शनल, हम उसको इथार ही बोलते हैं। ठीक है, तो और सेकंड जो पॉइंट है आपका, सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, इथानॉल जो है, इथानॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आपको। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट पे रहता है। लेकिन आपका जो इथार है ना, डाइमिथाइल ईथर जो है, वो हमेशा गैस स्टेट पे होगा, ये कलरलेस गैस स्टेट पे है। ठीक है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन ये लिक्विड पे होगा और ये आपका गैसेस में होगा। तो ये फिजिकली दोनों का जो स्टेट है वो अलग अलग है, एक लिक्विड स्टेट है, एक आपका गैस स्टेट है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। फिर इसमें आपका अल्कोहल ग्रुप है, इसमें आपका इथार ग्रुप है, दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर पॉइंट में कि इट इज मिक्सिबल विद वाटर, मतलब इथानॉल जो है ना पानी के साथ मिक्स हो जाता है। पानी के साथ मिक्स क्यों होता है, क्योंकि इथानॉल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इथानॉल पे जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप वाटर का OH ग्रुप के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिससे इथानॉल जो है कंप्लीटली पानी में मिक्सिबल होता है। मिक्सिबल मतलब मिक्स हो जाता है। ठीक है, कोई अलग अलग 2 मतलब लेयर फॉर्म नहीं करेगा, आपको कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर डाइमिथाइल लेयर अगर आप पानी पे देते हो ना, तो वो इमिसिबल होता है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता, पानी के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि जो ईथर है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता वाटर के साथ। ओके, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि आपका ईथर जो है, ईथर में O ग्रुप जो है, O के साइड में ये 2 मिथाइल ग्रुप, बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखना, इसमें आपका ये ऑक्सीजन और जो कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो आपका इसमें
डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट दोनों का क्या हो गया, कैंसल्ड। तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल हो गया आपका नॉन पोलर, मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो ही नहीं सकता है ना। वाटर तो पोलर होता है, आप लोगों को पता है, राइट। वाटर पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं है, लेकिन इथार जो है वो क्या, इसका डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से वो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। हमें पता है कि लाइक डिजोल्व्स इन अ लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड ऑलवेज डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड ऑलवेज डिजोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी वजह से ये इमिसिबल है, ठीक है। चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौदह पॉइंट पे दिया हुआ है कि इट इज़ अ पोलर कंपाउंड। इथानॉल जो है वो पोलर कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है ना वो हाईली क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। तो ये पोलर कंपाउंड है, देयरफॉर इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर अ पोलर कंपाउंड। तो इथानॉल में कोई भी पोलर कंपाउंड जो है आराम से डिजोल्व हो सकेगा, क्योंकि जो इथानॉल है वो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड ही डिजोल्व होता है। और इस तरफ जो आपका इथार है, इथार एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरफ आपका हो गया और इस तरफ भी आपका डाइपोल मोमेंट है। तो ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रहा है ना, इसलिए आप क्या हो गया, ये नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया है। इसकी वजह से हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से ये कंपाउंड कंप्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये कंप्लीटली क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलरिटी जीरो है मतलब, ठीक है। तो डियरफॉर ये कंपाउंड जो है केमिकली अनरिएक्टिव होगा कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है कि देयरफॉर इट इज़ केमिकली अनरिएक्टिव कंपेयर विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब जैसे कि इथानॉल हो गया, इथानॉल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका जो रिएक्टिविटी होगा, कोई भी पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने का जो रिएक्टिविटी है वो इथार का नहीं होगा। इथार एक नॉन पोलर है, उसकी वजह से उसका जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगा, बहुत कम होता है, वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो इस सॉल्वेंट में डिजोल्व ही नहीं होगा, इथार पे डिजोल्व ही नहीं होगा। इसकी वजह से हम बोलेंगे कि इथार जो है वो केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव कंपेयर विद द इथानॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है ना। मतलब इथानॉल और जो डाइमिथाइल ईथर है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो दो अलग अलग है। तो ऐसा सिर्फ मैंने एक ही अभी एग्जांपल लिया है, इस तरह का बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं एक और एक के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमर इज अ प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट देयर कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, या फिर थ्री डायमेंशनली भी उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अगर थ्री डायमेंशनली मतलब स्पेस में अगर एटॉम का या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। उसमें हम आते हैं अभी। तो अब आते हैं मेन सेक्शन पे, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब जो आइसोमेरिज्म है ये हम मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइड होता है, इसका मेन क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसा आइसोमर जहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ओके। और स्टीरियो का मतलब होता है 3D, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। इसका मतलब होता है 3D, थ्री डायमेंशनल, मतलब थ्री डायमेंशनली उनका कनेक्टिविटी तो सेम होगा, लेकिन थ्री डायमेंशनली उनका जो अरेंजमेंट है एटॉम या किसी भी ग्रुप का जो अरेंजमेंट है स्पेस में, 3D बोलने से स्पेस हो जाता है, तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से जो आइसोमर क्रिएट करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें भी आपको दो तरह के होते हैं, एक कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होगा, इनमें जो एटॉम का कनेक्टिविटी है वो अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो स्ट्रक्चर अलग अलग होने से किस तरह का आइसोमेरिज्म हो सकता है, एक पहला हो सकता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब चेन जो मेन पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। जैसे कि ये हो गया S3 CS2 CS2, ठीक है, CS3, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH, इसमें मैंने CH3 लगा दिया और इसमें हो गया CS3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें पेरेंट चेन ये है ना, और इसमें पेरेंट चेन क्या है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही पेरेंट चेन है। लेकिन इसमें पेरेंट चेन में देखना कितना कार्बन, सिर्फ 3 है। इसमें कितना था, इसमें 4 था, इसमें सिर्फ 3 है। और ये हो गया आपका सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो 2 में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन,
ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये दोनों क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन का जो लेंथ है वो अलग अलग होने की वजह से हम इसको बोल रहे हैं दोनों को चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, C4H कितना है इसमें, H10। ठीक है, और इसमें कितना होगा, इसमें भी C4H10 ही है। गिन लो, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6 7 8 9 10। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो चेन लेंथ है ना, पेरेंट चेन जो है उनका लेंथ जो है वो अलग अलग है। ये 4 कार्बन का लेंथ है और ये 3 कार्बन का लेंथ है, तो इसकी वजह से हम दोनों को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो फिर बैक आते हैं, तो ये हो गया पहला, ठीक है, चेन आइसोमर्स। और दूसरा भी आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है इसमें देखते हैं। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म जैसे कि एक कंपाउंड मैंने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम है N ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हो, N नहीं लगाने से भी होगा। ठीक है, N नहीं लगाते हैं तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूटेन में डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ब्यूटीन बोलेंगे, इन से खत्म करेंगे इसको। ठीक है, ये 1 नंबर पोजीशन पे 1 2 3 4, 1 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसलिए 1 इन लगाया मैंने इसमें। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिंग फॉर्म पे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4। ठीक है, फिर इसमें आपका 3 2 5 6 7 8। ठीक है, H8। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका जो आपका रिंग फॉर्म पे होगा, वो रिंग फॉर्म पे क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन, इसमें है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी आपका होगा 2 हाइड्रोजन, इसमें भी होगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C4H8। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये आपका चेन वाला है और ये वाला कैसा है, ये वाला रिंग वाला है। ठीक है, तो हमने नॉर्मल जो ब्यूटीन है या फिर ब्यूट 1 इन बोल सकते हो, उसको हमने साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन और ब्यूट 1 इन जो है, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, दे आर रिंग चेन आइसोमर टू ईच अदर, रिंग चेन आइसोमर टू ईच अदर। फिर आते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये जो क्लोरीन है 1 नंबर कार्बन पे है। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सभी के लिए मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरीन का जो पोजीशन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, CH3, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या, 1 2 3, 2 नंबर पे क्लोरीन है सब्सटीट्यूट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन जो है, दे आर ओके पोजीशन आइसोमर। ओके, दे आर पोजीशन आइसोमर, क्योंकि क्लोरीन का जो सब्सटीट्यूट, ये क्लोरीन आपका सब्सटीट्यूट है, तो सब्सटीट्यूट का पोजीशन मैंने अलग अलग कार्बन पे रखा है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे रखा, 1 नंबर कार्बन पे यहाँ पे रखा। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे रखा, इसलिए दिस 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अभी आते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले जो है, फोर्थ वाले क्या है, फोर्थ वाला है फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमरिज्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। फंक्शनल आइसोमरिज्म जैसे कि इथानॉल और इथार अगर लेंगे, ठीक है, इथानॉल CH3 CH2OH। ठीक है, ये इथानॉल हो गया, और इथार जैसे कि ये मिथॉक्सीमीथेन है ना। तो दिस टू हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ये फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये एल्कोहल है ना, और इसका क्या, इथार। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा, है ना। ये अल्कोहल है, ये इथार है। ठीक है, इथार होने के साथ साथ ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, है ना, ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो पोलर है ना, तो पोलर कंपाउंड इसमें डिजोल्व करेंगे, इसमें नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व करेंगे, पोलर इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल, और भी हो सकता है बहुत सारा, है ना। तो एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं मेटामरिज्म में। ठीक है, तो मेटामरिज्म क्या होता है देखते हैं। तो अब मेटामरिज्म का एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया आपका ये वाला कंपाउंड CH3O, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। ठीक है, तो ये इथार कंपाउंड है। ठीक है, इथार कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और ये जो O का पोजीशन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, CH3 CH2O
CH2CH3, मैंने O का पोजीशन एक्चुअली चेंज नहीं करा है, मैंने एल्काइल का पोजीशन, मैंने एल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया। यहाँ पे था प्रोपाइल, यहाँ पे था मिथाइल, तो यहाँ पे मैंने इथाइल कर दिया और यहाँ पे इथाइल कर दिया। मतलब यहाँ से एक CH2 ग्रुप मैंने इस साइड पे ला के रख दिया। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है दोनों साइड पे अलग अलग है। यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल है, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, तो मेटामरिज्म क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है, और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामरिज्म। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ओके, ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ओके, इट इज कॉल्ड द मेटामर्स। ओके, दोनों पे, ठीक है, दोनों पे अलग अलग होने की वजह से हम दोनों को क्या बोलेंगे, मेटामर्स। यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे हो गया इथाइल। ओके, सो बोथ आर मेटामर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3, ये हो गया CH2CH, इसमें मैंने एक CH3 लगा दिया, इसमें NH लगा दिया और इसमें एक मिथाइल लगा दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 NH और इसको CH2 CH3। ठीक है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, बट जो ग्रुप लगा हुआ है एमाइन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड में ये मिथाइल लगा हुआ है और इसमें लगाया आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और इस साइड में क्या, ये इथाइल है और यह क्या है, प्रोपाइल है। ठीक है, तो ये दोनों जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, ये दोनों क्या है, दोनों कंपाउंड में क्या अलग अलग आर ग्रुप है। तो अलग अलग आर ग्रुप होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। ठीक है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका टॉटोमरिज्म। ठीक है, टॉटोमर्स क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। तो टॉटोमर्स, जैसे कि मैंने एक फंक्शनल ये वाला लिया है कीटोन, ठीक है, प्रोपोनॉन मैंने लिया है, एसीटोन भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, CH3COH, ओके, डबल बॉन्ड CH2, तो इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें कीटोन ग्रुप है इसलिए हम इसको कीटो बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी इन भी है और OH भी है, ऑल भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, ऑल मतलब ये अल्कोहल हो गया, इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए हो गया, है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। एक में तो कीटोन है और एक में क्या आपका इनॉल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म क्या है, कीटोन और इनॉल पे जो आपका, ठीक है, इंटरकन्वर्शन जो होते हैं या फिर दोनों का जो आइसोमर्स जो होते हैं, इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो अभी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम एक काम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आइसो ग्रुप्स। ठीक है, आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है। तो आइसो ग्रुप जो है, आइसो ग्रुप हमेशा CH3 CH3 ठीक है, इसमें एक डंडा रहेगा इस तरह से, मतलब ये बॉन्ड खाली है, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो इस तरफ। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो आइसो, जैसे कि अगर आपको आइसोपेंटेन बनाना है, ठीक है, आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन के लिए आपको सबसे पहले ये ग्रुप बनाना होगा, आइसो ग्रुप सबसे पहले बना लेना। ठीक है, तो पेंटेन के लिए कितना कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। तो ऑलरेडी 3 कार्बन है आपके पास, तो यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब एक CH2 और एक CH3 लगा देना। तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, ये क्या है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अगर आपको आइसोहेप्टेन बनाना है, तो आइसोहेप्टेन के लिए क्या होगा, सबसे पहले आइसो ग्रुप बनाना है इसे। ठीक है, उसमें आप क्या करना, टोटल कितना, हेप्टेन में कितना चाहिए, 7 कार्बन होना चाहिए। तो 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका आइसोहेप्टेन। ठीक है, तो आइसो वर्ड कब लगाते हैं, ये बात आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, आइसो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, इसमें आपको एक बात याद रखना है, आइसो ऑक्टेन जो होता है ना, आइसो ऑक्टेन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन टू आइसो ग्रुप्स, एक्सेप्शन टू आइसो ग्रुप होता है। ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शन है। कैसे, जैसे कि अगर हम आइसो बना ले पहले, तो मैंने इसको आइसो बना लिया। ठीक है, तो ऑक्टेन होने से ऐसा होना चाहिए था, CH2 आइसो ऑक्टेन होने से ऐसा होना चाहिए था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। CH3 C, यहाँ पे आपको एक लगाना है कार्बन। ठीक है, इसमें लगाना है CH3, इसमें लगाना है CH3। ठीक है, ये हो गया CH2, कितना हो गया कार्बन, 5 6
7 और ये 8। तो ये है आपका आइसो ऑक्टेन। ठीक, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है, टू द आइसो ग्रुप। बाकी कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ इसी में है। आपको बस याद रखना, अगर आइसो ऑक्टेन बोले तो ये वाला ड्रॉ करना है, ये वाला नहीं। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं होता है आइसो ऑक्टेन, ये होता है आइसो ऑक्टेन, हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी आइसो ग्रुप है, यहाँ पे भी आइसो ग्रुप है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, बस ये बात आपको याद रखना है। तो अभी आइसो ग्रुप के बाद और एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है नियो ग्रुप। ठीक है, नियो। तो नियो ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब भी कंपाउंड लिखोगे तो आइसो नियो ये वर्ड मिलेगा आपको। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है ना कि कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है नियो ग्रुप का। तो नियो ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, 20 वाले कार्बन में डंडा निकला रहेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नियो पेंटेन बनाना है, ठीक है, तो नियो पेंटेन के लिए क्या करना है, बस सबसे पहले नियो आप बना लो इसको, है ना। ये नियो हो गया, तो नियो में XCH2 लगा दो, हो गया ना 5 कार्बन, तो ये हो गया नियो पेंटेन। ठीक है, ये हो गया आपका नियो पेंटेन। अगर आपको नियो हेप्टेन बनाना है तो नियो हेप्टेन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका CH3 सबसे पहले नियो बनाओ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। CH3 CH2 कितना हो गया, 5 6 7, तो ये हो गया आपका नियो हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया आपका नियो हेप्टेन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो कोई भी एल्केन ले लिया, सपोज मैंने CNH 2 ट्वाइस एन प्लस 2। ठीक है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, एक H प्लस अगर हटा देता हूँ, तो हटाने के बाद इसमें क्या होगा, H प्लस, या फिर आप इसको सिर्फ H ही लिखो इसमें। ठीक है, सिर्फ H लिखो इसमें। तो इसमें हटाने के बाद क्या होगा, CNH 2n+1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे हमने लिखा, और इसमें एक डंडा रहेगा, इस तरह से खाली रहेगा। ठीक है, कार्बन से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया ना, तो इस तरह से बॉन्ड खाली रहेगा इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। ये क्या है, ये था आपका एल्केन, और ये अभी क्या ग्रुप है, ये हो गया एल्काइल। ओके, ALKYL। ठीक है, ANE को हटा के YL लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइल। ठीक है, इसी तरह से आपका और एक होता है एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, ओके, एल्कीनाइल ग्रुप। एल्किनाइल ग्रुप में ग्रुप कैसा होता है, ये एल्किन के लिए होगा। तो एल्किन जैसे कि CnH2n होता है। ठीक है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये होगा CnH2n-1। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड निकला रहेगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे एल्कीनाइल, ALKENYL, एल्कीनाइल। ठीक है, इसी तरह से आपका एल्काइनाइल भी होगा। तो एल्काइनाइल क्या है, एल्काइनाइल आपका एल्काइनाइल। ओके, तो एल्काइनाइल ग्रुप, मतलब आपको एल्काइन बनाना है। एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो इसमें क्या बनेगा, CnH2n-3, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये हो गया आपका एल्काइनाइल, ALKYNYL, एल्काइनाइल। ठीक है, ये एल्काइनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए इसको। जैसे कि हो गया मीथेन, है ना। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चारों हाइड्रोजन तो सेम है, कोई भी हाइड्रोजन आप हटा दो। ठीक है, कोई भी आप हाइड्रोजन हटा दो तो ये आपको मिलेगा, ये मिथाइल ग्रुप, है ना, मिथाइल ग्रुप। तो कोई भी हाइड्रोजन हटा दो आपको एक ही तरह का मिलने वाला है, तो दिस मीथेन या फिर दिस मिथाइल ग्रुप। ओके, दिस मिथाइल ग्रुप हैज़ ओनली वन फॉर्म। ओके, हैव ओनली वन फॉर्म, मतलब ये एक ही तरह का फॉर्म होगा। मतलब एक हाइड्रोजन को अगर आप किसी भी दूसरे एटॉम से अगर रिप्लेस कर दोगे, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन से, तो आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। वन फॉर्म का मतलब है ये एक ही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर देगा। ठीक है, या फिर दूसरा और एक लेते हैं, जैसे कि इथाइल ग्रुप। अगर ये C2H6 है सपोज, ठीक है, C2H6 है, तो यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन को डाल लिया, तो ये हो गया आपका C2H5-। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप में आपका ये जो इथेन एस्टेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, 6 हाइड्रोजन। तो कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, ये हटाओ या फिर ये, कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, आपका सेम स्ट्रक्चर होने वाला है। तो इथाइल ग्रुप का भी सिर्फ एक ही फॉर्म है, इट हैज़ ओनली वन फॉर्म। Okay, so how many structural isomer it can give? Only one. If you replace any hydrogen with any other atom, कोई भी हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी अलग, कोई भी अलग आप एटॉम से अगर रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेगा, एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जैसे कि अभी मैं लेता हूँ प्रोपेन। ठीक है, CH3, अगर CH2
अगर मैंने ऐसे लिया तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों तो सेम है ना, तो सेम होने की वजह से अभी इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको दोनों को मैं लिखने वाला ए और ए दोनों सेम है, लेकिन बीच वाला जो कार्बन है ना, इससे अगर हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसका ये अलग फॉर्मेट बनेगा। मतलब ए से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो ये आइडर आपका ये बनेगा CH2 है ना, CH2 CH3, मतलब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। और ये ऐसे हो सकता है CH3 CH2, ये हो गया CH2, बस। तो ये दोनों तो सेम है ना, तो इसलिए मैंने ए और ए लिखा, मतलब सेम देगा। लेकिन अगर आप बी से हटा दोगे तो बी से हटाने के बाद आपको क्या बनेगा, CH3 ये CS बनेगा और ये CH3, तो ये कम्प्लीटली अलग हो गया। इसका नाम क्या होगा, इस दोनों का नाम क्या होगा, इस दोनों का नाम होगा आपका एन प्रोपाइल, है ना, क्योंकि ये क्या था, ये था एन प्रोपेन, तो एन प्रोपेन से बनेगा एन प्रोपाइल, है ना, ए को हटा के YL लगाना है, एन प्रोपाइल। लेकिन ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, क्योंकि आइसो ग्रुप है ना, देखो यहाँ पे बीच में है, ठीक है, 3 कार्बन के बीच में से अगर इस तरह से बॉन्ड निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड खाली है, बीच वाला कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, यहाँ से अपना हाइड्रोजन को हटाया, इसलिए ये हो गया आइसो ग्रुप, है ना। तो आइसोप्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो ये कितना आइसोमर दे सकता है, 2 आइसोमर दे सकता है, 2 तरह के अलग मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर दे सकता है, ठीक है। और लेते हैं इसके आगे। सो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि जो C3H7 है, C3H7 माइनस डैश, मतलब ये आपने हाइड्रोजन एक निकाल दिया, तो इसका 2 फॉर्म हो सकता है ना, इसका 2 फॉर्म हो सकता है, 2 ये स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखा सकता है। एक तो हो गया ये वाला नॉर्मल वाला, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल, और एक क्या दिखा सकता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक लेते हैं, जैसे कि हो गया नेक्स्ट C4H10, तो इसके लिए C4H10 के लिए 1 2 3 4 कार्बन इस तरह से मैंने लिखा। ये दोनों का तो फॉर्मेट सेम होगा, है ना, ये दोनों का फॉर्मेट आपका सेम होगा, ये A और A, ठीक है, ये दोनों का फॉर्मेट सेम होगा। मतलब अब इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, इसमें भी हाइड्रोजन हटा दो, दोनों सेम आपको प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये दोनों का हाइड्रोजन क्या होगा, सेम होगा, है ना, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन हटा दो आपको सेम देने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं A से हटाता हूँ, ठीक है, तो ए से हटाने से जो बनेगा उसका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये हो गया CH2, फिर हो गया आपका CH2 CH3, है ना। अब यहाँ से हटाओ या फिर यहाँ से हटाओ, यही देने वाला है ना। अगर आप बी से हटाओगे तो बी से हटाने पर आपको क्या मिलेगा, CH3, ये हो गया CH डैश, ये हो गया आपका CH2, ठीक है, ये हो गया आपका CH3। तो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है, क्योंकि आपका एंड से निकला है ना, एंड वाले कार्बन से निकाला है आपने, तो ये हो गया एन ब्यूटाइल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये एक अलग तरह के ग्रुप है, स्पेशल है, इसको भी आते हैं, जैसे कि आपने आइसो में याद रखा था, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। क्या है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो C4H10 जो है, एक तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसका और एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या हो सकता है, ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तीनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ए लिखता हूँ, इसको ए लिखता हूँ और ए लिखता हूँ, और ये बी हो गया, अलग हो जाएगा, है ना। मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर देने वाला है। तो अगर मैं ए को हटाता हूँ, ठीक है, तो ए को हटाता हूँ तो ये क्या बनेगा, सी इससे हटा दिया मैंने, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अगर मैं बी से हटाता हूँ तो बी से हटाने से क्या बनेगा, सी यहाँ से हटा दिया तो इसमें डंडा आ गया आपका, ठीक है। तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। इन शॉर्ट हम TERT लिखते हैं, ठीक है। मैंने अभी फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, TERT.ब्यूटाइल, BUTYL, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो C4H10 है, इसका टोटल कितना फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, एक आइसोब्यूटाइल हो गया, एक टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, टोटल फॉर्म आ रहा है 4 फॉर्म। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है अगर किसी भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसी अलग ग्रुप से। मतलब ये C4H9Cl हो गया, ठीक है। तो Cl हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, Cl हम यहाँ पे लिख सकते हैं, Cl हम यहाँ पे लिख सकते हैं, Cl हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग तरह के मतलब स्ट्रक्चर देंगे, ये चारों जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। जैसे हम तब बोलेंगे कि हाँ इसमें 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अभी मैं फॉर्म के हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी क्लोरीन नहीं लगाया है, ठीक है। C4H10 के हिसाब से ले रहा हूँ। C4H10 में से मैंने क्या करा, C4H10 में से मैंने एक हाइड्रोजन को सिर्फ हटा दिया है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हटाने से क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटाने से आइडर आपका एन ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है, आइडर आपका एन ब्यूटाइल बनेगा या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा या फिर आइसो ब्यूटाइल बनेगा या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल बनेगा। तो इट हैज़ अ 4 डिफरेंट फॉर्म्स।
ठीक है, समझ में आया ना, मतलब C4H9, ठीक है, डैश, इसका कितना फॉर्म है, 4 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और 4 डिफरेंट फॉर्म्स का नाम भी याद रखना है, ठीक है, क्या क्या था आपका, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और एक एग्जांपल जो है जैसे कि C5H12, ठीक है, तो ये नॉर्मल पेंटेन है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या बनेगा, C5H11 डैश, ठीक है, तो इसका कितना फॉर्म हो सकता है, ओके। सबसे पहले तो इसका 3 अलग अलग तरह के फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग तरह के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि एक हो गया नॉर्मल, ठीक है, एक हो गया नॉर्मल, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, और एक आप इसको आइसो वाला बना दो, आइसो वाला मतलब ऐसे करके ये हो गया, और इसमें 2 कार्बन लगा दो बस, और एक क्या हो सकता है, नियो बना दो, नियो, जैसे कि ये वाला नियो था, ठीक है, 5 कार्बन है तो 5 एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया। तो अभी इसमें देखो, ये जो आपका सबसे पहला जो मैंने ड्रॉ करा यहाँ पे, तो इसका तो इस दोनों का तो हाइड्रोजन हटा देंगे तो दोनों का सेम आएगा, है ना, सेम फॉर्म आएगा, और इस दोनों कार्बन का भी सेम फॉर्म आएगा, और ये थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के मतलब हाइड्रोजन है ना, इस वाले स्ट्रक्चर में 3 तरह के हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या है, A, B और C, ठीक है। तो इसमें कितना फॉर्म आएगा, 3 फॉर्म, टोटल कितना फॉर्म आएगा, 3 फॉर्म। इसमें कितना फॉर्म आने वाला है, इसमें कितने तरह के हैं वो देखते चेक करते हैं इसको अभी। इसमें अगर मैं इस कार्बन से हटाऊँ, ठीक है, और इस कार्बन से हटाऊँ, दोनों का सेम आएगा, है ना, सेम आएगा इसमें। फिर इससे हटाऊँगा तो इससे ये अलग हो जाएगा, फिर ये भी अलग होगा, और ये भी कम्प्लीटली अलग होगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, ठीक है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ओके। मतलब ये दोनों कार्बन सेम है, ये दोनों कार्बन सेम है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से नाम दिया। फिर ये भी अलग है कम्प्लीटली, और ये भी अलग होगा कम्प्लीटली। तो टोटल कितना फॉर्म आ रहा है इसमें से, टोटल कितना फॉर्म आ रहा है इसमें, टोटल आपका 4 फॉर्म आ रहा है ना, तो 4 फॉर्म्स लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो 4 फॉर्म्स, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले में, तो इसमें कितने फॉर्म आएंगे, देखो इसमें तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सब में तो सेम है, और इस कार्बन को तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 4 इसमें कार्बन लगा हुआ है, तो बीच वाले कार्बन के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम उससे हाइड्रोजन नहीं हटा सकते, है ना, है ही नहीं। तो इसमें कितना फॉर्म होंगे, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होंगे, ठीक है। सो टोटल कितना फॉर्म हो गया, टोटल हो गया आपका 8 फॉर्म्स, ठीक है, 1 + 3 + 4 = 8 डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। तो दिस योर पेंटाइल, ओके, दिस इज कॉल्ड पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो पेंटाइल जो है पेंटेन, हाँ, पेंटेन से जब हमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो हमें पेंटाइल ग्रुप मिला, और पेंटाइल का 3 अलग तरह का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, और तीनों स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग फॉर्म हो सकता है ना, इसके लिए आपका 3 हो सकता है, इसके लिए आपका 4 हो सकता है, इसके लिए सिर्फ एक ही होगा। तो टोटल फॉर्म जो है, टोटल नंबर जो इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा वो कितना हो सकता है, 8 फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर होगा 8। अब एक क्वेश्चन लेते हूँ, जैसे कि C6H14, ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है, ठीक है, फॉर्म नहीं पूछा है, ठीक है, पूछा है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मल वाला ड्रॉ कर देना, ठीक है, तो एक तो हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, एक कार्बन को हम थोड़ा सा आइसो बना देते हैं, ठीक है, आइसो की तरह बना देते हैं, मतलब बीच में, ठीक है, ये आइसो नहीं है, ठीक है, ये आइसो ने बीच में मैंने लगा दिया इसको। आइसो के लिए कैसा होगा, आइसो के लिए होगा ऐसा, इसमें लगा दिया मैंने कार्बन, तो 1 4 5 6, तो ये हो गया आइसो वाला, ठीक है। तो सब में 6 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और एक कैसा हो सकता है, नियो, तो ये नियो भी लगा दो आप इसे, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 4 5 6, ठीक है। और एक कैसा हो सकता है, और एक हो सकता है ऐसा, इसमें लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, ठीक है। तो टोटल टाइप कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकता है, ठीक है। इसमें फॉर्म नहीं पूछा, याद रखना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म नहीं पूछा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। जैसे कि पहले वाले में यहाँ पे देखना, तो इसमें क्या था, ये आपका ये 3 आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तीनों का कनेक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 4 अलग तरह के फॉर्म्स है, ये 4 अलग अलग ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। ये आपने हाइड्रोजन कहाँ से आप निकाल सकते हो, अलग अलग हाइड्रोजन निकाल के आप क्या कर सकते हो, वो पोजीशन, डिफरेंट टाइप से पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर होगा। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर के लिए 4 पोजिशनल आइसोमर हो सकता है, ठीक है। मतलब आप क्लोरीन को यहाँ पे लगा सकते हो, क्लोरीन को आप यहाँ लगा सकते हो, क्लोरीन को आप यहाँ लगा सकते हो, क्लोरीन को यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें लगाना एक ही बात होगा, है ना। तो 4 अलग अलग तरह के पोजीशन है जहाँ पे आप क्लोरीन लगाओगे तो
ठीक है, 4 अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देगा, सॉरी 4 अलग अलग पोजिशनल आइसोमेरिज्म देगा, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कितना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 1 2 और 3 है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली अलग है। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 1 2 3 4 5 आएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर इज 5 स्ट्रक्चरल ओके आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर। नेक्स्ट आते हैं अभी पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या करना है ना, आपको जो सब्सटीट्यूट है उसका पोजीशन अलग अलग जगह पे रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ले लिया बेंजीन, बेंजीन में लगा दिया मैंने 2 कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इथाइल बेंजीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। इसको अगर मैं दोनों कार्बन को अगर अलग अलग बेंजीन रिंग के अलग अलग पोजीशन पे रखता हूँ तो ये हो जाएगा क्या 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, लेकिन ये हो गया 1 इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जस्ट इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ अलग है, इन दोनों का पोजीशन, कार्बन दोनों का पोजीशन अलग अलग है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, मतलब। ठीक है, मतलब 2 फॉर्म हो सकता है इसमें। ठीक है, इसके लिए 2 फॉर्म हो सकता है, एक ये तो खुद हो गया और एक ये। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया आपका प्रोपानॉल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3, ये हो गया OH। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपानॉल। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्रोपानॉल। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये था आपका 3 प्रोपानॉल, 3 प्रोपानॉल, या फिर नॉर्मल 3 प्रोपानॉल, सॉरी इसमें 1 प्रोपानॉल, 3 नहीं है, 1 नंबर पे ही है वो जो है। ठीक है, तो ये 1 प्रोपानॉल। ठीक है, या फिर सिंपल प्रोपानॉल लिखने से भी हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपानॉल लिखने से भी हो जाता है। 1 प्रोपानॉल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने पोजीशन भी बता दिया कि 1 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया 2 नंबर पे, इसलिए 2 प्रोपानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो, ठीक है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डिराइवेटिव, ओके, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डिराइवेटिव will be of C4H10। ठीक है, ओनली स्ट्रक्चरल। ठीक है, ओनली स्ट्रक्चरल से सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बोला, कितना इसमें मोनो क्लोरो डिराइवेटिव हो सकता है, मतलब आपको एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ठीक है, लेकिन आप क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितने डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, कितने डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ये आपको पूछा है। तो इसका आंसर कैसा होगा, तो इसमें हमने जैसे कि पहले ड्रॉ करा था इसमें, है ना, C4H10 जो है, एक हाइड्रोजन हटा देना, डिफरेंट फॉर्म्स आपको निकालना है, C4H9। तो C4H9 है, तो सबसे पहले इसमें एक होगा नॉर्मल वाला। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, आइसो वाला हो सकता है। ठीक है, तो आइसो हो गया। ठीक है, और एक कैसा हो सकता है, नियो। ठीक है, ये हो गया। और एक कैसा हो सकता है, और एक हो सकता है आपका, जैसे कि इसमें सेकेंड वाले में इसमें मैंने डंडा यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि डंडा इसमें लगा दिया और ये कार्बन है। ठीक है, मतलब इसमें फ्री है बॉन्ड, यहाँ पे इसमें फ्री है बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्री है बॉन्ड, और यहाँ पे ये फ्री है बॉन्ड। ठीक है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हाउ मेनी मोनोक्लोरो, यहाँ पे आप क्लोरीन लगा सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्लोरीन लगा सकते हो, इसमें आप क्लोरीन लगा सकते हो, इसमें आप क्लोरीन लगा सकते हो, और इसमें आप क्लोरीन लगा सकते हो। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आएगा इसमें। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 4। ठीक है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी ऑफ दिस, तो 4 डिफरेंट। ओके, 4 डिफरेंट ओके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ओके इज पॉसिबल फॉर दिस C4H10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन ये है, एक एल्केन है। ठीक है, एन एल्केन है आपका C5H12। ठीक है, गिव ओनली वन प्रोडक्ट on monochlorination। okay, find the name of the alkane, वो एल्केन क्या होगा, find the name of the alkane।
वो एल्केन क्या हो सकता है, ठीक है। एक ही अगर प्रोडक्ट देगा तो इसमें इसका एक ही फॉर्म होगा, इसका मतलब है ना, अगर बोलने का मतलब है एक ही इसका फॉर्म होगा। तो आंसर मैं करता हूँ इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है सबसे पहले, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनेगा, ये पेंटाइल, ठीक है, ये बॉन्ड खाली है। तो C5S11 का कितना फॉर्म हो सकता है हमने देखा था, ठीक है। उसमें 3 तरह के फॉर्म हो सकते हैं मेनली, लेकिन उसका फिर अलग अलग फॉर्म्स होगा। लेकिन उसमें जो पेंटेन वाला है, पेंटेन का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पेंटेन वाला ही ड्रॉ करना है, नियो नियो पेंटेन, ठीक है। पेंटेन नहीं, सॉरी, नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन का क्या होता है, देखो ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, ये वाला कार्बन आपका ए हो गया, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और इस वाले कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन है नहीं रिप्लेस करने के लिए। तो ये आप अगर मोनोक्लोरिनेशन करोगे ना, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन कैसे करते हैं, एस न्यू के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल से अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड मिलेगा। मतलब इसमें क्लोरीन लगा दिया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्लोरीन यहाँ पे लगा, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, सेम आएगा मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट एक ही आएगा, ठीक है। और इसलिए जो आंसर जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मोनोक्लोरिनेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इस एल्केन का नाम क्या है, एल्केन का नाम होगा आपका नियो पेंटेन। क्या होना चाहिए, नियो पेंटेन। या फिर इसका आईपीसी नेम, अगर ये आईपीसी नेम नहीं है, हाँ, ये आपका क्या है, कॉमन नेम है। इसका आईपीसी नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल मतलब ये वाला अगर लॉन्ग चेन है तो ये मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो 2 में 2 मिथाइल है तो प्रोपेन होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो अब ये नाम लिख सकते हो या फिर ये नाम लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। ये आईपीसी हो गया, ये कॉमन नेम हो गया।